हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर टॉक शोज की श्रृंखला में। आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के इशू के ऊपर और हमारे साथ आज के जो विशेष मेहमान हैं वो है श्री विनोद अग्निहोत्री जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। श्री वरिष्ठ पत्रकार हैं और कंसल्टिंग एडिटर है अमर उजाला के, एक जाना पहचाना चेहरा टेलीविजन के ऊपर भी और डिजिटल मीडिया के ऊपर भी। सौभाग्य हमारा कि विनोद जी फिर से हमारे साथ हैं और आप सब लोग इनकी शख्सियत से भली भांति वाकिफ हैं। विनोद जी, अफगानिस्तान की घटनाएं तो काफी तेजी से घट रही हैं। अब जी बहुत सारी चीजें हो रही हैं वहां पर। अब दोबारा से उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। जी अब आज और कल ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि आज क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या इंडिकेशंस निकल कर आ रहे हैं और दुनिया के लिए क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। G7 की मीटिंग भी हुई है, जी कुछ 5 सूत्र के कार्यक्रम भी बने हैं। स्थिति को आगे किस दिशा में जाता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, स्थिति तो स्पष्ट होगी 31 अगस्त के बाद, जी क्योंकि तालिबान इंतजार कर रहा है 31 अगस्त की उस तारीख का जब अमेरिकन फौजें पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर हो जी जाए, जी क्योंकि उस समय सीमा अमेरिका ने ही तय की थी। जी और अफगानिस्तान को लेकर के तालिबान ने कहा भी है कि 31 तारीख के बाद आप यहाँ से चले जाइए, 31 जी तारीख के बाद आपकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होगी। जो उनका एग्रीमेंट हुआ था 2020 में, उसमें 3 महीने की डेडलाइन बाइडेन ने ही बढ़ाई थी। जी अभी जो स्थिति है अफगानिस्तान की, हम सब भी जान रहे हैं कि पूरी तरह से कुछ पंजशीर के इलाके को छोड़ करके बाकी पूरा अफगानिस्तान लगभग उनके नियंत्रण में है, तालिबान के। जी जी अभी वहां कोई सरकार नहीं है, इस जी तरह से कोई औपचारिक सरकार वहां गठित नहीं हुई है। जी अभी जो पुरानी मशीनरी है वही काम कर रही है जी और जगह जगह तालिबान ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है वहां के जो जितने सरकारी ठिकाने हैं। जी और अभी तो जो तालिबान के नेता हैं उनका भी काबुल पहुंचना है, वो चाहे मुल्ला बरादर हो या अजकुंदा हो या और जो नेता हैं उनके। तो असली स्थिति साफ होगी 31 के बाद, क्योंकि उसमें दो चीजें हैं। क्या अफगानिस्तान में कोई ऐसी सरकार बनेगी जिसमें तालिबान का वर्चस्व तो हो, लेकिन जो दूसरे एथनिक ग्रुप्स हैं, जो दूसरे तमाम पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, वो भी उसमें शामिल हों। जैसे ताजिक्स हैं, हजारा हैं, उज्बेक हैं। चक चक हैं, उज्बेक हैं और ये नॉर्दर्न अलायंस के जो पुराने लोग हैं, अब वो क्या शामिल होंगे, उनकी क्या भूमिका होगी। हामिद करजई जो पूर्व राष्ट्रपति वहाँ हैं, मौजूद हैं, अब्दुल्ला अब्दुल्ला वहाँ हैं, इनकी क्या भूमिका होगी। ये उस नए अरेंजमेंट में कहाँ बैठेंगे, क्या फिट होगा। पंजशीर में साले और अहमद मसूद की जो फौजें हैं, जो उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर रखा है, क्या उनके साथ कोई सुलह सफाई, कोई शांति वार्ता होगी, कुछ उनको भी शामिल किया जाएगा, या सिर्फ तालिबान अपनी ही हुकूमत स्थापित करना चाहेंगे, जैसे कि पिछली बार 1996 में उन्होंने किया था कि बाकी सबको वो बाहर कर दें पॉलिटिकल प्रोसेस से और पावर से, सेक्टर से, पावर से, स्ट्रक्चर से, और खुद अपनी जो उनकी इस्लामी हुकूमत है उसको कायम करें, तालिबान के कंट्रोल वाली। तो वो हुकूमत कैसी होगी, क्या उसका कोई डेमोक्रेटिक सेटअप होगा, या बिल्कुल टोटली जैसे कि गिरोह कब्जा करते हैं उस तरह से, जैसे पिछली बार था कि कब्जा कर लिया, उसके बाद उनकी अपनी इंटरनल जो हायरार्की है उसके हिसाब से होगी। तो दुनिया भी उसी हिसाब से रिएक्ट करेगी, विश्व जो है उसी हिसाब से देखेगा कि क्या करना है। अभी तक देखिए तालिबान पहुंच जरूर गए हैं वहां पर, जी लेकिन अभी तक किसी भी देश ने तालिबान की हुकूमत को मान्यता नहीं दी है, क्योंकि हुकूमत अभी बनी नहीं है वहां बनी पर। ही नहीं। अभी पाकिस्तान ने भी मान्यता नहीं दी, अभी जी चीन ने भी नहीं वो किया है। ये जी अलग बात है कि चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, तुर्की, ये देश तालिबान के साथ एक संवाद खोले हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। जबकि भारत हो गया और दुनिया के जो डेमोक्रेटिक ब्लॉक है, वो लोकतांत्रिक गुट जिसको कहेंगे, वो अभी तालिबान के साथ सीधे संपर्क या संवाद में नहीं है। अमेरिका तो है संवाद में, क्योंकि अमेरिका से ही तो सारी बातचीत हुई है। तो अब ऐसे में 31 के बाद जो फॉर्मेशन होता है, जिसकी कोशिश में जो एक काउंसिल बनी थी, जिसके चेयरमैन हामिद करजई हैं जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, जी अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी उसमें है, गुलबुद्दीन हिकमतयार हैं, ये तीनों लोग कोशिश कर रहे हैं। चूंकि इनकी एक गुडविल है, इनकी गुडविल तालिबान के भी साथ भी है और अफगानिस्तान की जनता के साथ भी है। और खास करके करजई की जो लोकप्रियता है वो
अशरफ गनी की तुलना में बहुत ज्यादा है। अशरफ गनी तो बहुत ही अलोकप्रिय हो गए थे अपने तमाम कारणों से, जिस तरह भ्रष्टाचार बढ़ा था अफगानिस्तान में, जिस तरह उनकी सरकार जो है बहुत कुछ नहीं कर पा रही थी, लोगों को भरोसा नहीं जीत पा रही थी, तो उससे उसको लेकर के वो काफी लोकप्रिय हो गए थे। लेकिन करजई वहाँ लोकप्रिय है, इसीलिए करजई भागे भी नहीं है वो वहाँ। करजई का भारत से भी रिश्ता अच्छा रहा, देखा जाए तो पास में काफी, देखा जाए थोड़े से इंडिया के झुकाव वाले रहे हैं वो, देखा जाए। देखिए, करजई की शिक्षा दीक्षा भारत में ही हुई है। जी। वो शिमला शिमला में पढ़े हैं, और मेरा व्यक्तिगत उनसे मिलना हुआ है करजई साहब से। ओ। हाँ, व्यक्तिगत ऐसे मिलना हुआ कि दिल्ली में वो कई बार आए और कई बार मैं उनसे मिला, बतौर जर्नलिस्ट भी मिला। जी। और बाद में हमारा जो समूह है, अमर उजाला समूह, उसने एक कार्यक्रम आगरा में किया था 3 दिन का, जिसमें करजई साहब को बुलाया था। वो जी। करजई सेंट्रिक ही कार्यक्रम था। वो जी। एक हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की थी जो कोविड की वजह से बीच में डिस्टर्ब हो गई। 2018 के आसपास की बात है, 17 या 18 की, तभी हमने शुरू की थी, लिविंग हिस्ट्री करके। उसमें एक थिंक टैंक है आईपीसीएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, हमारा एक ज्वाइंट वेंचर था। तो उसमें हमने ये तय किया था कि हम किसी बड़ी पर्सनालिटी को, वर्ल्ड पर्सनालिटी को, इंटरनेशनल पर्सनालिटी को बुलाएंगे हर साल, और उसको भारत के एक शहर में 3 दिन उनको ले जाएंगे, वहां के लोगों से डायलॉग कराएंगे और उनको जो है पूरा शहर दिखाएंगे। वो दिल्ली सेंट्रिक हमने नहीं तय किया था कि हर काम दिल्ली में ही हो। हमने तय किया था कि अलग अलग शहरों में, कभी किसी को कहीं ले गए, कभी, तो इससे क्या होगा कि वो भारत को देखेंगे और भारत के तमाम दूसरे शहरों के लोग उनको सुनेंगे। तो उसी सीरीज की पहली कड़ी में, उसी श्रृंखला में, हम हामिद करदई साहब को हम लोग आगरा ले गए थे, और 3 दिन वो आगरा रहे थे। उस पूरे प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर मैं ही था अपने समूह की तरफ से, अमर उजाला की तरफ से। तो उस दौरान मेरी उनसे बहुत बातचीत हुई, बहुत चर्चा हुई, और काफी मौका मिला उनसे बात करने का। तो बहुत ही वो प्रो इंडिया है, एक तरह से कह सकते हैं आप। वो अफगानिस्तान को लेकर के उनके अंदर बहुत जबरदस्त विजन है। अफगानिस्तान को एक प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान उस अंधेरी सुरंग से बाहर निकले, वो कबीलाई समाज से बाहर निकले। ठीक है, उनकी उसकी अपनी परंपराएं रहे, उसकी अपनी संस्कृति रहे, लेकिन वो एक प्रगतिशील देश के रूप में सामने आए। तो इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया, और वो चाहते थे भारत इसमें पूरी मदद करे। तालिबान के साथ उनका संवाद इसलिए खुला हुआ था कि जब तालिबान पावर से बाहर था और हामिद करजई राष्ट्रपति थे, तो वो एक सॉफ्ट उनका था कि भाई ये तालिबान के लोग विदेशी नहीं है, ये भी अफगानी है। ठीक है, उनका रास्ता अलग था, लेकिन उनसे बातचीत करके, सुलह सफाई करके, अगर उनको भी मुख्यधारा में शामिल किया जाए और उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, और उससे पूरे अफगानिस्तान की एकता भी बनेगी और दुनिया में भी अच्छा संदेश जाएगा, और तालिबान का जो संकट है वो भी खत्म होगा। यानी उनको एक, जो जिस तरह से वो थियोक्रेटिक ग्रुप है एक, उस तरह से, उसकी बजाय वो अपनी धार्मिक समूह होते हुए भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आए हो। जैसे ईरान है, अब ईरान पूरी तरह से थियोक्रेटिक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट है, लेकिन वहां चुनाव तो होते हैं ना। तो चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति चुना जाता है। टर्की को आप देख लीजिए, या और मुस्लिम कंट्रीज हैं, पाकिस्तान को आप देख लीजिए, वहां भी इलेक्शन होते ही हैं। ठीक है, सेना का दखल रहता है, सब कुछ, बट लेकिन एक, या आप देख लीजिए इंडोनेशिया को देख लीजिए, मलेशिया को देख लीजिए, सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं जहां चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद चुने जाते हैं। इस्लामिक राष्ट्र होने के बावजूद ये है। तो हामिद करजई कुछ ऐसी ही व्यवस्था चाहते थे अफगानिस्तान में, और अभी भी वो उसी प्रयास में है। अभी भी जो है उसी कोशिश में है कि जितने एथनिक ग्रुप्स हैं, जितनी पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, वो सब इस नए स्ट्रक्चर में शामिल हों। उनका कहना है कि अमेरिका अब जो है यहाँ से चला गया, अब पूरी तरह से अफगानिस्तान अफगानों के हवाले है। तो इसको, अफगानिस्तान को अफगानों के द्वारा चलाया जाए, और सिर्फ तालिबान के द्वारा नहीं चलाया जाए। सारे जो अफगान जो नेशनलिटी है वो एक तरह से इसको रन करे। उसका एक फॉर्मल स्वरूप क्या हो, जो अभी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर किसी सुधार की जरूरत हो तो उसको किया जाए। लेकिन ये एक उनका एक विजन है, और ये वो पहले भी कहते रहे थे, और उसी उसमें वो चाहते थे भारत से मदद करे। लेकिन उस वक्त चूंकि ट्रंप प्रशासन था, और ट्रंप प्रशासन ने उनकी बात को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी, इसलिए वो बात सिरे चढ़ी नहीं। वरना उनकी बात अगर 3 साल पहले मान ली जाती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती कि इस तरह से तालिबान आकर के पूरे काबुल पे कब्जा कर लेता, पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता। वो भी एक पावर में अगर होता भी तो एक उसका शेयर होता। और आज जिस क्या कहते हैं, विजेता वाली स्थिति में अफगान तालिबान है, उस स्थिति में वो नहीं होता। वो एक, जो उनके साथ बातचीत एक बराबर के लेवल पे होती। तो लेकिन अभी भी ये एक प्रयास वो लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है विश्व समुदाय भी इस तरफ देख रहा है, उसकी भी कोशिश होगी।
तो 31 के बाद ही दिनेश जी स्थिति स्पष्ट होगी कि अफगानिस्तान का क्या स्वरूप बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सिर्फ दो लास्ट के मुद्दे में लेना चाहूंगा, छोटे छोटे से हैं। एक तो सीआईए के चीफ की मीटिंग हुई है, जी खासतौर से अफगानिस्तान के अंदर चीफ्स के साथ, और दूसरी G7 की, जिसपे कनाडा थोड़ा सख्त रुख के साथ सामने आया है, जबकि ब्रिटेन थोड़ा सा मिडिल मार्ग लेके चल रहा है, और अमेरिका शायद आउटराइटली एक संवाद वाली स्थिति में है तालिबान के साथ में। तो G7 के अंदर भी मतभेद तो हैं। ऊपर से ये सीआईए के चीफ की मीटिंग हुई है। क्या कुछ अंदर कोई ऐसी पिक्चर बन रही है मध्यम मार्ग वाली, जहाँ पे करजाई को भी एक मेन एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में लाके, या अब्दुल्ला को लाके, या कुछ और एलिमेंट्स को लाके अफगानिस्तान के अंदर एक शांति स्थापित हो, और जो फॉरेनर्स के प्रति जो एक, क्या कहते हैं, उनका एक थोड़ा अलग रवैया है, वो थोड़ा ठीक हो जाए? इसका कोई असर पड़ सकता है, और भारत के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, अमेरिका तो निरंतर संवाद कर रहा है तालिबान के साथ, और सीआईए चीफ की मीटिंग भी हुई है। आईएसआई के लोग भी तालिबान के संपर्क में हैं। खबर ये भी थी कि आईएसआई की चीफ भी काबुल चले गए थे। तो खैर उनका तो अपना अलग एजेंडा होगा, वो तो आईएसआई का एजेंडा तो एंटी इंडिया एजेंडा ही होगा, उसके पास और दूसरा कोई एजेंडा है नहीं। लेकिन ये जरूर है, मुझे लगता है कि रूस और चीन, इनकी एक बड़ी भूमिका होगी। जी और अगर अमेरिका इनके साथ एक संवाद करे, तालमेल करे, और ये तीनों देश अगर मिलकर के दबाव बनाए तालिबान के ऊपर कि भाई आप ठीक है, आप आ गए, आपने अफगानिस्तान में आपकी एंट्री हो गई, आपने कब्जा कर लिया, लेकिन इस तरह से कब्जा लंबे समय तक चलता नहीं है। आपको ब्रॉड होना पड़ेगा, आपको जो है तमाम सारे लोगों को शामिल करना पड़ेगा, और ऐसी सरकार का स्वरूप गठन करना पड़ेगा जिसमें सब शामिल हो, और अफगानिस्तान की सारे समूहों का जो प्रतिनिधित्व करे और दुनिया के साथ संवाद करे। ये 1996, ये दुनिया ना 1996 की है, ना अफगानिस्तान में 1996 का है, ना दक्षिण एशिया 1996 का है, और तालिबान को भी बदलना होगा। ये दबाव तालिबान पर डालें अगर ये तीनों देश मिलकर के, सबसे ज्यादा अमेरिका, चूंकि वो अभी भी हाल में निकल रहा है वहां से, अभी भी उसके स्टेक्स हैं वहां, सारे सेना जो अफगानिस्तान की सेना थी अमेरिका ने ट्रेन की, हथियार जो है वो सब अमेरिका के दिए हुए हैं। रूस और चीन चूंकि क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकतें हैं, और बिल्कुल उनके स्टेक्स अफगानिस्तान में हैं, और बराबर उस संवाद में है, संपर्क में है तालिबान के। तमाम सारे तालिबान नेता तो मॉस्को में आपको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मिल जाएंगे। चीन का चूंकि सीमा तालिबान से मिलती है, और खास करके उइगर वाला इलाका और मुस्लिम बहुल इलाका, वो चीन की एक समस्या है। तो चीन को भी इसका दबाव बनाना, और चीन का तो अरबों रुपए का निवेश बिल्कुल। अफगानिस्तान में, भारत का भी है, लेकिन भारत चूंकि संवाद में नहीं है तालिबान के साथ आधिकारिक रूप से, तो इसलिए भारत अभी उस स्थिति में नहीं है कि कोई दबाव बना सके। भारत के सामने तो अभी देखो और इंतजार करो वाला ही रास्ता है। लेकिन ये तीन देश और G7 के देश, जैसे ब्रिटेन का आपने बताया, जर्मनी भी जो है कुछ उसमें एक भूमिका निभा सकता है, फ्रांस निभा सकता है, ये देश यूरोप के देश निभा सकते हैं। तो अगर ये एक दबाव बनता है तो तालिबान को भी उस दबाव के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ये है, तालिबान को भी समझ में आना चाहिए कि वो समय तो अलग था जब आप बिना अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के, बिना संयुक्त राष्ट्र की मान्यता के, खाली पाकिस्तान की और टर्की की मान्यता मिली हुई थी, दो देशों की आपको, और आप चलाते रहे गाड़ी 6 साल, जो 5-6 साल जो चलाई, वो अब नहीं चलेगी। अब नहीं चलेगा, क्योंकि बिल्कुल अब इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि एक तो 20 साल में अफगानिस्तान में पूरी पीढ़ी बदल गई है, बिल्कुल। और एक नई, आपने देखा ना तालिबान के खिलाफ किस तरह महिलाएं सड़कों पर निकली, कैसे पोस्टर्स लगे, जलालाबाद में किस तरह प्रदर्शन हुआ, पंजशीर में लगातार जो है वो रेजिस्टेंस बना हुआ है। और अगर पंजशीर का, अगर तालिबान नहीं माने और पंजशीर का रेजिस्टेंस बना रहा, तो फिर पुरानी स्थिति लौट आएगी गृह युद्ध वाली, कि जो नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच चल रहा था। क्योंकि जाहिर है तालिबान चाहेंगे पंजशीर को कब्जे में करना, नॉर्दर्न अलायंस को इंटरनेशनल बैकिंग मिल जाती है, बिल्कुल। तो लड़ाई चलती रहेगी, तो फिर अफगानिस्तान फंस जाएगा पुराने उसी गृह युद्ध में। तो तालिबान को भी चाहिए कि देश को इससे निकालना है, और अगर ये तालिबान वाकई बदलता है, यानी वो स्वीकार करता है इन सब चीजों को, और एक कोई कलेक्टिव गवर्नमेंट बनती है अफगानिस्तान में, तो निश्चित रूप से तब भारत को भी अफगानिस्तान की सरकार के साथ संवाद करना चाहिए, और मुझे लगता है भारत सरकार करेगी। अभी तक भारत ने क्या, किसी भी देश ने अपना दूतावास बंद नहीं किया है काबुल में, अभी सबके दूतावास चल रहे हैं, भले ही
स्टाफ को बुला लिया गया हो, लेकिन दूतावास वहां स्थानीय कर्मचारी चला रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारत के लिए ये इसलिए सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान यानी तालिबान, अगर इनका कोई नेक्सस बनता है तो भारत के लिए एक समस्या हो सकती है। चीन के साथ हमारे खट्टे मीठे रिश्ते, आपको पता ही है, इसमें खट्टे ज्यादा है, मीठे कम है, हैं? पाकिस्तान के साथ तो अनवरत हम झगड़े में फंसे हुए हैं। रूस के साथ जो हमारी दोस्ती और जो हमारा नजदीकी थी, वो अभी रूस से विरोध तो नहीं हुआ है, लेकिन उसमें कुछ कमी आई, जिस तरह रूस का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हुआ है। बिल्कुल, और बिल्कुल। चीन के साथ जिस तरह रूस के संबंध बढ़े हैं, तो वो भी हमारे लिए एक चिंता की बात है। ईरान को लेकर के हम हमेशा दुविधा में रहे हैं अमेरिकन उसकी वजह से, कि कभी उससे तेल लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं, पाइपलाइन का मसला, कभी कुछ। तो ऐसे में भारत को बहुत संवेदनशीलता के साथ, समझदारी के साथ अपनी कूटनीति यहाँ पर बिछानी पड़ेगी, और मुझे लगता है थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा अपनी क्षेत्रीय नीति को। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों, बहुत बेबाकी से अपने विचार रखे विनोद जी ने, और चूंकि मसला तो बहुत बड़ा है, लेकिन समय की बाध्यता और मेहमानों के समय की बाध्यता, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो अफगानिस्तान के ऊपर हमारी बातचीत होती रहेगी विद्वानों के साथ, और क्योंकि ये विषय अभी बहुत लंबे समय तक चलेगा, ये इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है, और इंडिया में भी उस कॉन्टेक्स्ट में सिचुएशन बहुत ज्यादा फ्लूइड है, और भारत सरकार भी अभी कोई भी निर्णय लेने के पक्ष में नजर नहीं आती, वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। विनोद जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने कीमती समय निकाला, आप न्यूज टाइम के साथ जुड़े। और दोस्तों, बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। इंतजार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया।